यू शुड टेल। ये आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर हम बोलेंगे, ठीक है? बस 2 ही लोग, यस सर। बाकी लोग कहाँ गए? नहीं मालूम सर। ओके, आज तो डीबीएमएस का दिन है और डीबीएमएस यस का सर। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और पिछले क्लास में हम लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? तो यस सर। एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके दिखाएंगे तुमको। इसके बाद तुम्हारा यस काम सर। ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेके तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ढूंढो। वैसे भी नॉट ओनली फॉर द नॉर्मलाइजेशन, हम होना क्या चाहिए कि तुम पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर के सारे टीवी में से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले हम लोग, ठीक है? इससे यस दो सर। बात होगा, इससे तो ये होगा तुमको ये अंदाजा मिलेगा कि क्वेश्चन सवाल कैसे होते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक? और दूसरा कि उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, डर नहीं लगेगा फिर एग्जाम से, ठीक है? और हम पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर 3-4 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए तो 75% क्वेश्चन जो है वो पकड़ में आ जाता है। ये नहीं करें कि वही सेम का सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम का सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी यस सर। दे नहीं सकता। लेकिन मान लो किसी टॉपिक पे अगर तुम मान लो कि हम लोग 4 साल का क्वेश्चन देखते हैं और 4 साल के क्वेश्चन में कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है, उस 4 साल का सॉल्व कर लेते हैं, तो एक तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं, क्लोजर कैसे निकालते हैं, वो पता चल जाएगा, ठीक? और मान लो 4 साल के क्वेश्चन में 2 साल में अगर डेटा इंडिपेंडेंट टीयर आर्किटेक्चर के बारे में या 3 ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में ऐसा कुछ पूछे हुए है तो समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज तो जैसे मान लो 5 मिनट लगेगा, हम लोग नॉर्मलाइज करके दिखा देंगे। इसका तुम्हारा काम है नॉर्मलाइजेशन के लिए क्वेश्चन गैदर करना, ठीक है? तो वैसे भी अगर वो तुम लिखोगे नेट पर सर्च करोगे कि एक्सरसाइज फॉर द नॉर्मलाइजेशन, तो उस तरह क्वेश्चन निकलेगा, उसको खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करके हमको भेजो फोटो खींच के, और नहीं सॉल्व हो तो फिर डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है? यस सर। और अभी हम लोग पहले नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद कौन सा टॉपिक रिवीजन की आवश्यकता है किस टॉपिक पे, वो तुम लोग डिसाइड करके बताना और उसको रिवाइज किया जाएगा, ओके? ये टेबल था, इसी को पिछले क्लास में हम लोग नॉर्मलाइज किए थे। देखो ये था टेबल हमारा जिसमें स्टाफ नंबर है, और ये जो नंबर है वो है इस डेंटिस्ट का, डेंटिस्ट हॉस्पिटल का स्टाफ ही होता है, तो एम्प्लॉय नंबर हम लोग जिसे बोलते हैं उसको स्टाफ नंबर बोला गया, ये इस दोनों का है, ठीक है? तो जहाँ जहाँ हमारा स्टाफ नंबर अल्फा वैल्यू आ रहा है, हमारा बीटा का वैल्यू भी सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्टाफ नंबर डिटरमाइन डेंटिस्ट, ओके? लेकिन स्टाफ नंबर पेशेंट नंबर को एनालाइज करो तो यहाँ पे S1011 है, यहाँ पे P100 है, या S10 रहा है लेकिन P का वैल्यू बदल जा रहा है, तो सेम अल्फा के लिए बीटा का वैल्यू अलग अलग है, सेम अल्फा के लिए बीटा का वैल्यू अलग अलग है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टाफ नंबर डिटरमाइन पेशेंट नंबर विल नॉट होल्ड, या यूँ कहो कि स्टाफ नंबर विल नॉट डिटरमाइन पेशेंट नंबर। समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, फिर देखते हैं तीसरे वाले को, देखते हैं स्टाफ नंबर से। देखो इस तरह का ये कम्प्लेक्स सवाल जो है ना तुम्हारे यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी में कैसा आएगा कि तुमको एक टेबल दिया रहेगा, ठीक है, या एक रिलेशन दिया रहेगा और उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया रहेगा, और फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दिया रहेगा तो फिर ऐसा टेबल रहेगा कि तुम फंक्शनल डिपेंडेंसी तुरंत फाइंड आउट कर दो, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो टाइम लिमिट होता है, तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सवाल वहाँ पे दे नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला कह सकते हैं कि स्टाफ नंबर इसको डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है? अगर पेशेंट नंबर को देखो तो ये दोनों और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो मतलब स्टाफ नंबर पेशेंट को भी डिटरमाइन नहीं करेगा, कॉमन सेंस है। ये स्टाफ नंबर स्टाफ के नंबर का है, स्टाफ का नंबर है, वो पेशेंट को कैसे डिटरमाइन करेगा? नहीं करेगा,
ये भी 12 अलग अलग है, इसको भी डिटरमाइन नहीं करेगा। ये भी S10 S15 है, तो टोनी स्मिथ के लिए ये दोनों भी अलग अलग है, ये भी डिटरमाइन नहीं होगा। मतलब स्टाफ नंबर सिर्फ स्टाफ नेम को डिटरमाइन कर सकता है। अच्छा, पेशेंट नंबर देखो तो सब यूनिक है, नहीं यूनिक नहीं है। 105 दो बार आया, दोनों का गिलबिल, ठीक है। 108 भी दो बार आया, दोनों का नाम, मतलब अल्फा के वैल्यू पे बीटा का सेम वैल्यू है। मतलब पेशेंट नंबर जो है पेशेंट नेम को डिटरमाइन करेगा। ओके, और ये अगर ये देखो तो 12 अगस्त है, फिर 12 अगस्त नहीं है, इसका मतलब ये मेरा यूनिक वैल्यू 13 अगस्त है, फिर 13 अगस्त नहीं आया, और उसके बाद देखो 12 सितंबर भी नहीं आया, 14, मतलब ये जो है हमारा यूनिक वैल्यू है। यूनिक है तो हम बोल सकते हैं कि अगर यूनिक है तो ये डिटरमाइन किसी से भी हो जाएगा, ये किसी से भी डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, सॉरी, यूनिक वैल्यू है इसका मतलब क्या है, ये किसी को भी डिटरमाइन कर सकता है। तो S10 है यहाँ पे, और S10 में आ रहा है तुम्हारा S10 वहाँ भी है और S10 यहाँ भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्जरी नंबर जो है वो डिटरमाइन हो रहा है किससे, अगर स्टाफ नंबर लेते हैं तो S10 यहाँ भी है और S10 यहाँ भी है, S10, तो 32 ओके। तो सबसे पहले हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसा एनालाइज करके निकालना होगा, कौन कौन सा करके कर रहे हैं। उसके बाद जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको पता चल जाएगा तो हम इस डेटाबेस में देखेंगे कि कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो कीज पे डिटरमाइन हो रहा है और कौन सा नन की पे डिटरमाइन हो रहा है। जो की पे डिटरमाइन हो रहा है उसको एक तरफ रखेंगे, और जो नन की पे, नन प्राइम एट्रीब्यूट पे जो डिटरमाइन हो रहा है, मतलब सेकेंड एनएफ में लाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। उसके तब यस दोनों सर। एट्रीब्यूट को अलग अलग उसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद तब हम लोग ट्रांजिटिविटी खोजेंगे, अगर वो मिलता है तो फिर ब्रेक करेंगे, तब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि कितना सुपर की है, अगर सारा का सारा हमारा नन की एट्रीब्यूट जो है, नन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी न किसी सुपर की से डिटरमाइन हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ भी हमको स्प्लिट करना पड़ेगा डेटाबेस को, ठीक है। जैसे इनोमलीज है, यहाँ पे देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो निकाले स्टाफ नंबर, ऐप डेटा, ऐप डेट और ऐप टाइम, ये तीनों मिलके पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम इसको डिटरमाइन कर रहा है। स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को तो कर ही रहा था, पेशेंट नंबर पेशेंट नेम और सर्जरी कर रहा है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1, ये 2, ये 3, और फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 हो गया स्टाफ नंबर और अपॉइंटमेंट डेट दोनों मिला के सर्जरी का नंबर डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे लिख लेते हैं, जैसे हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखते थे वैसा, स्टाफ नंबर कॉमा ऐप डेट कॉमा ऐप टाइम पेशेंट नंबर पेशेंट नेम, ठीक है। ये ऐसा हम लोग लिख लिया। लिखने के बाद अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। ओके, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ऑलरेडी है बिकॉज मल्टी वैल्यूड। अच्छा, यहाँ पे जो देखो सही बात है, ये हमारा सिंगल वैल्यूड कॉलम नहीं है, सिंगल वैल्यूड कॉलम नहीं है, तो ये हमारा वह फर्स्ट एनएफ में भी नहीं है। तो हम अपॉइंटमेंट डेट अलग अपॉइंटमेंट टाइम अलग अलग बना देंगे दो कॉलम, तब हमारा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तब उसके बाद देखो ऐप डेट ऐप टाइम बना दिया अलग अलग, ये मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया। In the first, let us normalize the table. In the first normal form, we remove all the multi-valued attributes, appointment, and create new column, app date and app time. Now table is in 1NF. यहाँ हो गया काम। अब सेकेंड एनएफ की बात करेंगे। सेकेंड एनएफ में FD1 is already in सेकेंड एनएफ, FD2, FD ये हमारा ऑलरेडी सेकेंड एनएफ में क्यों है, ये बता सकता है क्या? फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 जो है वो हमारा कैसे है, सर अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम की वजह से सर। ये तीनों
ये Yes, तीनों sir. मान लो कि इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया कीज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कीज एट्रीब्यूट जो है इसमें का कोई पार्टिकुलर नहीं ना है, मतलब की No, sir. एलिमेंट जो है वो नन की को डिटरमाइन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अगर हम इसको बोलते हैं कि दिस इज आवर कैंडिडेट की और की एट्रीब्यूट, तो अगर ये हमारा की एट्रीब्यूट है तो स्टाफ नंबर अकेले से खुद से डेंटिस्ट को कैसे कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम, ये तीन मिला के ये दो फाइंड आउट किया और स्टाफ नंबर खुद से इसको कर रहा है और जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी इसको कर रहा है। तो मतलब अगर हम बात करें कि स्टाफ नंबर, ऐप डेट और ऐप टाइम का अगर हम क्लोजर निकालेंगे तो सारा का सारा हमको स्कीमा मिल जाएगा, सारा रिलेशन मिल जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि ये तीनों मिला के हमारा इस डेटाबेस में इस तीनों को हम की एट्रीब्यूट मान रहे हैं, इस तीनों को हम की एट्रीब्यूट मान रहे हैं। ओके, तो अब क्या रहें क्या कि स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। स्टाफ नंबर है कौन, इस यहाँ का जो की एट्रीब्यूट है उसका एक सबसेट है, सबसेट है। स्टाफ नंबर वहां भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि अगर कोई नन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी पार्शियल की पे अगर डिटरमाइन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये हमारा सेकंड नंबर फॉर्म में नहीं है। समझना बात को गौर से। हम लोग क्या करें, ये तीनों मिला के मेरा की एट्रीब्यूट बना ना, बना। Yes, sir. तो हमको जब हम की बना दिए, नेता चुन दिए हैं तीनों को, तो जिसको डिटरमाइन करेगा यही तीनों करेगा, ठीक। अकेले स्टाफ नंबर को इसकी इजाजत नहीं है कि तुम अकेले किसी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करो, तुमको नहीं करना है। जब भी डिटरमाइन होगा वो जो हमारा की एट्रीब्यूट है वो सब मिलकर करेगा। तो अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकंड को देखो तो यहाँ हमारा पार्शियल जो की है वो डिटरमाइन कर रहा है, ये हमको इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि पेशेंट नंबर जो है, पेशेंट नंबर हमारा नन की है, पेशेंट नंबर नन की है और पेशेंट नेम हमारा ये भी नन की है। तो नन की डिटरमाइन नन की, नन की डिटरमाइन नन की, ये भी हमारा रूल में नहीं है, नन की शुड नॉट डिटरमाइन नन की। यहाँ पे देखो स्टाफ नंबर ठीक है, ऐप डेट भी ठीक है, यहाँ ऐप टाइम नहीं है, मतलब ये भी हमारा पार्शियल की हो गया, ठीक। यहाँ ऐप डेट है, ऐप टाइम है और पेशेंट नंबर है, ये हमारा की है ही नहीं। तो इस तरह से बाकी सबको धीरे धीरे हम लोग दुरुस्त करेंगे। पहला जो है, जैसे ही हम लोगों ने ऐप टाइम और ऐप डेट अलग अलग कर दिया, मल्टी वैल्यू से सिंगल वैल्यू बना दिया, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वन FD1 में आ गया मेरा, सॉरी, हाँ नॉर्मल फॉर्म वन NF में वो आ गया। अब उसको सेकंड NF में करना है। FD2 just depend on the staff number and FD4 just depend on the staff number and app date, violates the second normal form because these two are partially dependent on the key, not the whole key। फिर से देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 ये दोनों हमारा पार्शियल की पे डिपेंड कर रहा है, पूरा की पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी पार्शियल की पे है, यहाँ ऐप टाइम मिसिंग है और यहाँ तो बाकी दो मीटिंग मिसिंग है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और 4 समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. गुड। तो होल की, the functional dependency 2 can stand on its own by depending on a staff number, so decomposed in R1 relation 1 staff number and dentist name, staff number and dentist name जो जिसको रियलाइज करा रहा था, इस दोनों को तोड़ के अलग टेबल कर देते हैं हम लोग, ये दोनों तोड़ के अलग टेबल करेंगे और बाकी जो बचेगा वो तो टेबल है ही है मेरा, पहला जो टेबल दिया गया था सवाल में उसमें से ये टेबल हम अलग कर दिए, स्टाफ नंबर एंड डेंटिस्ट नेम ये दोनों को काट के अलग कर लिए, ठीक है। FD4 also
can stand on its own by depending on a staff number to decompose relation to that is staff number, app date and सर्जरी नंबर। ये दोनों मिलके इसको फाइंड आउट कर रहा था। ठीक है, मतलब इस एक ऐसा डेटाबेस बना देते हैं जिसमें ये दोनों खुद ब खुद कैंडिडेट की बन जाएगा। पहले से बता दिया कि दोनों मिलकर उसको डिटरमाइन कर रहा है, तो ठीक है, तो डिटरमाइन हो रहा है, तो डिटरमाइन कर रहा है, दोनों को पैक करके हम एक टेबल में डाल देंगे, तब तो हो जाएगा ना मेरा वो। समझ रहे बात को? यस सर। हाँ, वही काम किए कि जो ऐसा समझाने के लिए बोलते थे कि जो अकेले नेता बनने निकला है तो उसको नेता बनने दें और उसको अलग से वो दे दें, जाओ नेता बनो वहाँ पे। ये काम हो गया। तो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और 4 उसको सॉल्व कर लिया हम लोग। अब 3 की बात आती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 वायलेट्स द 3 नॉर्मल फॉर्म showing the transitive dependency where surgery number and patient number depends on the patient number। ठीक है, यहाँ पे देखो पेशेंट नंबर इधर भी है और पेशेंट नेम यहाँ है और सर्जरी नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है ऐप डेट, ऐप टाइम एंड पेशेंट नंबर और डेंटिस्ट नेम। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 की बात कर रहे थे, पेशेंट नंबर डिटरमाइन पेशेंट नेम एंड सर्जरी नंबर। ठीक है, तो हमारा FD3 थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है, जहाँ पे हमको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है, जबकि वेयर सर्जरी नंबर एंड पेशेंट नेम, सर्जरी नंबर एंड पेशेंट नेम डिपेंड्स ऑन द पेशेंट नेम व्हाइल पेशेंट नेम डिपेंड्स ऑन द स्टाफ नंबर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टाफ नंबर हमारा क्या था? पार्शियल की था, पार्शियल की था, और स्टाफ नंबर पे कौन डिपेंड कर रहा है? पेशेंट नंबर। और पेशेंट नंबर जो है वो सर्जरी नंबर उसको और सर्जरी नंबर और पेशेंट नंबर दोनों डिपेंड कर रहा है पेशेंट नंबर पे। तो ये ट्रांजिटिव जहाँ डिपेंडेंसी होगा उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे, और उस कंडीशन में ये एक तीसरे रिलेशन में ब्रेक होगा, दैट इज पेशेंट नंबर एंड पेशेंट नेम, पेशेंट नंबर एंड पेशेंट नेम में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये मिला के हमारा ये टेबल ऐसे टूटेगा। पहला वाला जो था स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम, ये अलग हो गया। ठीक है, और इसी का फॉरेन की में ऐप डेट और सर्जरी रखे थे, इसमें हम लोगों ने स्टाफ नंबर एक फॉरेन की के रूप में रख लिया। पेशेंट नंबर पेशेंट नेम ये एक टेबल बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो था स्टाफ नंबर पहला वाला जो था, जो हमारा फॉरेन की बन रहा था, स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम, ये तीनों मिलके पेशेंट नंबर को डिटरमाइन करेगा। तो हम उसका फॉरेन की पेशेंट नंबर को रख लेंगे यहाँ से, ये प्राइमरी की है, इसको रख लेंगे फॉरेन की। और अपॉइंटमेंट स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम और पेशेंट, ये हमारा टेबल का नाम है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन है। ऐसा ही नॉर्मलाइज करते हैं हम लोग। सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ऐसा मान के चलो, अगर सिंगल वैल्यूड नहीं है तब नहीं होगा, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और एक रो दोबारा नहीं आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर हम डायरेक्टली बोले तो मतलब ऐसा टेबल जो सिंगल वैल्यूड हो और जिसमें की डिफाइन किया गया हो, की हो, है, तो हम उसको बोलेंगे इफ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद हम लोग निकालना शुरू करें फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक और तो दिखाते हैं तुमको, एक टेबल ये है, ध्यान से देखो, हम लोग स्टडी करते हैं इस टेबल को। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी, जो टीचर आईडी है CID, स्टूडेंट नेम, क्लास आईडी है सर, C नेम है क्लास का नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम सर। हाँ, और ये ग्रेड है स्टूडेंट का जिसमें आया, फैकल्टी जो पढ़ा रहे थे, और इनका फोन नंबर, ये एक टेबल है। ओके, तो यहाँ पे रिपीटिंग जो देखो, तो वैसा कोई रिकॉर्ड है जो रिपीट कर रहा हो? ठीक है, नहीं है। स्टूडेंट नेम रिपीट कर रहा है सर। कौन सा सर? स्टूडेंट नेम रिपीट कर रहा है सर, और कोर्स नेम भी सर रिपीट। नहीं, तो पूरा रिकॉर्ड करके एडम्स हुआ ना, तो एडम्स का इसका था, ये था पूरा दूसरे लैंग्वेज का प्रोग्राम का, ये डेटाबेस है, ये प्रोग्रामिंग है, अलग अलग है, कंप्लीट डेटाबेस हमारा रन नहीं कर रहा है। 318 स्मिथ है, 318 बेकर है, जोन्स है।
ठीक है, ओके। तो अब इसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया होगा, नहीं तो फिर हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी एनालाइज करना पड़ेगा। तो देखो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये भी गेट का सवाल ही है। एस आई डी जो है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। कोर्स आईडी कोर्स नेम फैकल्टी और फोन नंबर को डिटरमाइन करेगा। जैसे कहने का मतलब फोन नंबर को कैसे करेगा, तो सी आई डी कोर्स आईडी जो है, कोर्स आईडी 318 है, 318 में डेटाबेस है, यहाँ भी 318 डेटाबेस है, यहाँ 318 डेटाबेस है, ठीक है। कोर्स आईडी हमारा कोर्स नेम को डिटरमाइन कर रहा है, और वो कोर्स नेम के साथ साथ हमारा फैकल्टी भी डिटरमाइन हो जाएंगे, क्योंकि डेटाबेस हाउजर पढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम लैंगले पढ़ा रहे हैं, डेटाबेस हाउजर पढ़ा रहे हैं, मतलब फैकल्टी कोर्स जो है वो फैकल्टी को भी डिटरमाइन करेगा। और फैकल्टी का फ़ोन नंबर, एक्चुअली फैकल्टी डिटरमाइन फैकल्टी का फ़ोन नंबर, लेकिन ट्रांजिटिविटी हम लोग करते थे कि सी आई डी मतलब कोर्स आईडी कोर्स नेम को डिटरमाइन कर रहा है और फैकल्टी को डिटरमाइन कर रहा है और फैकल्टी फ़ोन नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए सी आई डी हमारा फ़ोन नंबर को डिटरमाइन करेगा। ओके, सी आई डी हमारा सी नेम फैकल्टी और फैकल्टी फ़ोन F_फोन को कर रहा है। अब एस आई डी और सी आई डी दोनों मिलके ग्रेड को डिटरमाइन कर रहे हैं। भाई अब किस स्टूडेंट का किस कोर्स में कौन सा ग्रेड आया है, तो दोनों मिलके ही तो होगा, ठीक है। एस आई डी और सी आई डी, एस आई डी और सी आई डी मिलके ग्रेड, तो एस आई डी सी आई डी का कम्बिनेशन आएगा क्या फिर, एस आई डी 1 और यहाँ है 318, 1 318 नहीं आएगा फिर, ठीक है, 1 318 नहीं आएगा, 2 के साथ 318 है और ये 2 कहीं नहीं है। तो हम कहने का मतलब एस आई डी सी आई डी जो कंपोजिट की है ये सब यूनिक है, और जब यूनिक है तो हम बोलेंगे आराम से ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है। शॉर्टकट में लोगों ने देखा था, ओके। तो हमारा एस आई डी और सी आई डी ग्रेड को डिटरमाइन कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में कौन सा ग्रेड लाया। इसके बाद हमारा था सी आई डी, एस आई डी और सी आई डी दोनों मिलके एस आई डी और सी आई डी को तो करेगा ही खुद सेल्फ डिटरमिनेशन, फिर एस नेम को करेगा क्योंकि एस आई डी से सी नेम फैकल्टी फैकल्टी और सी आई डी से हमारा सी नेम फैकल्टी फोन है, ये सब हो जाएगा। और सी आई डी और एस आई डी मिलकर ग्रेड भी कर रहा है, तो ग्रेड भी हो जाता है, यहाँ लिखना हम भूल गए हैं, ठीक है। तो एस आई डी और सी आई डी दोनों मिला के मेरा की हुआ ना, इसके क्लोजर में सारा एट्रीब्यूट आ गया। नहीं समझ में तो पूछो, जैसे कोई बात नहीं है। ये सब फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है सवाल में, और इसके अनुसार हम एस आई डी सी आई डी का क्लोजर निकालते हैं, एस आई डी सी आई डी का क्लोजर निकालते हैं। एस आई डी और सी आई डी एक साथ एस आई डी सी आई डी से क्लोजर में आएगा। ए बी के क्लोजर में ए बी खुद तो आता था ना, आता था कि नहीं, ठीक। एस आई डी सी आई डी आ गया क्लोजर में, और यहाँ एस आई डी से एस नेम है, एस आई डी से एस नेम भी ले लिए हम। सी आई डी से सी नेम फैकल्टी फोन है, यहाँ सी आई डी था तो यहाँ भी सी आई डी था, तो हम सी नेम फैकल्टी फोन ले लिए, ठीक है। एस आई डी सी आई डी से ग्रेड भी है, ग्रेड छूट गया है, ग्रेड भी होना चाहिए यहाँ पे, और तब ये हमारा बन गया की, ओके। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, एस आई डी जो लिखे हैं वहाँ उसको अगर एग्जामिनेशन में आए, इस तरह का सवाल जब एग्जामिनेशन में आए ना, इसको अगर इस तरह का पिक्चर ड्रॉ कर लोगे तो समझ में आएगा एक बार में सब कुछ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही हम भी करते थे कि हम उसको बना लीजिए, एस आई डी एस नेम को डिटरमाइन कर रहा है, एस आई डी और सी आई डी दोनों मिलकर ग्रेड को, सी आई डी जो है वो नेम को भी कर रहा है, फैकल्टी भी कर रहा है और एस नेम को भी कर रहा है। और एक और छूटा हुआ है, हम बोल सकते हैं कि फैकल्टी फोन नंबर को भी डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी देखो, एस आई डी एंड सी आई डी ग्रेड को कर रहा है, एस आई डी और सी आई डी ग्रेड को कर रहा है डिटरमाइन, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं कि एस आई डी सी आई डी दोनों को अलग करके ग्रेड के साथ अलग कर दे रहे हैं, ग्रेड के साथ उसको अलग कर दे रहे हैं, ओके। ये हो गया मेरा। बाकी हम लोग देखें, एस आई डी सी आई डी और ग्रेड अलग हो गया। इसके बाद एस आई डी एस एन एम को कर रहा था, एस आई डी एस एन एम को अलग से कर रहा था, एस आई डी
SID इस नेम को कर रहा है, ठीक। लेकिन हमारा जो की है वो तो दोनों मिलके है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है? ये सुनो, CID Yes, और sir. SID अगर हम इसको की मान रहे हैं, की एट्रीब्यूट मान रहे हैं या प्राइम एट्रीब्यूट मान रहे हैं, इस जो भी डिटरमाइन होगा SID और SID मिलकर करेगा, SID SID मिलकर डिटरमाइन करेगा। ये नियम है। अगर दोनों में से कोई अकेले डिटरमाइन कर रहा है, ज़्यादा तेज बन रहा है दोनों में से कोई एक, और अकेले जाके डिटरमाइन कर दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो रहा है। उस कंडीशन में इस दोनों को स्प्लिट करके अलग टेबल बना देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को अलग टेबल बना दिए SID सिस्टम को, ठीक। इसके बाद इस सी नेम को और CID फैकल्टी को डिटरमाइन कर रहा है, CID सी नेम को और CID फैकल्टी को। और CID हमारे क्या है? नन एट्रीब्यूट है कि नहीं? नन एट्रीब्यूट CID नहीं, CID एट्रीब्यूट है, लेकिन ये पार्शियल है, ये पार्शियल एट्रीब्यूट है। और पार्शियल एट्रीब्यूट CID किसको कर रहा है? नेम को कर रहा है, फैकल्टी को कर रहा है और फोन नंबर कर रहा है। चलो ठीक है, मान लिए तुम बहुत काबिल हो, अकेले तुम डिटरमाइन कर सकते हो, तो ठीक है। तो जिसको डिटरमाइन किए उसके साथ खुश रहो तुम, ठीक है। क्या किए? CID लिए, फैकल्टी ली और FN लिए, तीनों को टेबल बना दिए, ठीक है। CID लिए, सीनियर लिए, फैकल्टी फोन, इसको टेबल बना दिए जिसको वो डिटरमाइन कर रहा था, ओके। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि हम फोन नंबर और फैकल्टी भी एक दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है। फोन नंबर और फैकल्टी ये नन की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। फोन नंबर जो है, फैकल्टी तो हमारे क्लोजर में नहीं ना था, फैकल्टी तो नहीं था, फैकल्टी किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा। हाँ, फैकल्टी फोन नंबर को डिटरमाइन कर रहा था, एक और बनेगा यहाँ छूट गया है, फैकल्टी फोन नंबर को डिटरमाइन कर रहा था, लेकिन फैकल्टी हमारा कीज में नहीं था, ना पार्शियल की, ना फुल की, ना स्ट्रॉन्ग की, कोई की नहीं था। तो मतलब कि ये फैकल्टी जो है एक नन की एट्रीब्यूट था, नन प्राइम एट्रीब्यूट था, ये तो नो। यस सर। Yes, नन sir. की एट्रीब्यूट कैसे किसी को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो अगर नन की डिटरमाइन कर रहा है तो क्या करेंगे? उस नन की को और उस फोन नंबर को जिसको डिटरमाइन कर रहा है उसका एक अलग टेबल बना देंगे, एक अलग टेबल बन जाएगा। और यहाँ पे FID एक रखेंगे और इसी FID को एज ए फॉरेन की यहाँ यूज कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता चला? कोर्स ID, डेटाबेस और उनके जो सर हैं उनका फोन नंबर, ठीक है। सब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ हमको मिल जाएगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये था हमारा नॉर्मलाइजेशन, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। 4-5 प्रॉब्लम बनाओगे तो समझ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ तो गई हो। अच्छा, सर ये अगर तो रहा। क्वेश्चन सॉल्व करें तो सर इतना टेबल बनाना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, हम टेबल नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ रिलेशन लिख देते हैं। इस तरह का Yes, sir. रिलेशन जैसे लिखते हैं ना हम लोग, कि हम लोग टेबल Yes, sir. क्रिएट करेंगे तो ऐसा ये चीज़ लिख देना हमको, ऐसा रिलेशन लिख देना, टेबल नहीं Okay, बनाना sir. है, ठीक है। अब तो मेरा डेटाबेस खत्म हो गया, ठीक है। डेटाबेस में तुम लोग का डेटाबेस का पोर्शन बहुत कम है, समझे। हम मतलब जबरदस्ती खोज खोज के एक एक टॉपिक जोड़ जोड़ के हम पढ़ाएं तुम लोग को। डेटाबेस Yes, sir. बहुत कम उसमें दिया गया है पढ़ने के लिए। और जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से अगर कुछ रिवीजन करना हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जिसका डिस्कशन करना चाहो तो हम लोग डिस्कशन करें आज। ठीक है, Yes, sir. बात करो। कौन सा कोई है ऐसा टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी? सर ओरेकल में सर DCL और TCL ये सब नहीं बताए हैं सर। क्या नहीं बताए हैं? ओरेकल में सर DCL, TCL और ई-फिल्स कैसे यूज करते हैं सर? जो सर आप RDMS का लैब मैनुअल भेजे थे सर उसमें। हाँ, यस सर। उसमें है वो सब। यस सर। अच्छा, बता देंगे उसको भी, ठीक है।
देखो हमारा जो क्यूरी है कितने तरह का होता है, एक मिनट हम दिखाते हैं तुमको। सर एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है सर? एसक्यूएल जो है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर यस क्यूरी सर। लैंग्वेज है वो। और माई एसक्यूएल वो प्रोडक्ट का नाम है, जैसे ओरेकल है वैसे ही माई यस एसक्यूएल है। सर। माई एसक्यूएल जो है ओपन सोर्स है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, ये सब तो लाइसेंस लगता है, वो ओपन सोर्स है, उसमें लाइसेंस नहीं लगता है, एक समय एक लिमिट तक लाइसेंस नहीं लगता है। अच्छा क्या बात करें हम लोग, हाँ एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल के बारे में तो देखो एसक्यूएल में क्या होता है कि हम जो बेसिक जो हमारा कमांड है वो है हमारा डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड, डीडीएल और डीएमएल, डीएमएल कमांड। ठीक है। तो हम लोग ये सब तो हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखो ये वाला जो चीज है, यस सर। ये हमारा हो गया डीडीएल कमांड, ये हम लोग सब देखे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ये डीएमएल कमांड है, ठीक है। यस और सर। ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट है, जो तो कमिट तो हम लोग करते ही, जब डेटाबेस करते हैं तो कमिट कर देते हैं, तो सेव पॉइंट बनाना, रोल बैक करना, ये जब प्रोफेशनल डेटाबेस है तो हम लोग को पर्पस समझ में आता है कि क्या होता है, क्या होता है। और हम कमिट कर देंगे, कमिट कर देंगे मतलब हम डेटाबेस ओपन किए और कमिट कर रहे हैं, तब तो कमिट हो गया, तो कमिट के बाद रोल बैक होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। अगर हम सेव पॉइंट बनाएं तो हम रोल बैक कर सकते हैं कि किस सेव पॉइंट तक हम रोल बैक करें, ठीक है। और एक ये यस है सर। तुम्हारा जो इसमें ग्रांट और रिवोक, इस तरह का इतना कमांड होता है, लेकिन नॉर्मली जनरली क्लासरूम में भी और लैब में भी हम डीडीएल और डीएमएल कमांड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, समझ रहे हो। टीसीएल यस सर। जो है वो थोड़ा सा हाई इंड हो जाता है, और ये अगर हमारे पास सर्वर और क्लाइंट अगर हो तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लाइंट पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग रोल बैक कर सकते हैं किसी बीच में। एक बार कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होगा, एक बार कमिट करने के यस बाद रोल सर। बैक होगा नहीं, और सारा का सारा सिस्टम इसी में है। हम एक बार कमिट कर देंगे तो रोल बैक कर नहीं सकते, तो रोल बैक करके दिखाना जो है वो स्टैंड अलोन सिस्टम में थोड़ा मुश्किल है। और किसी को कोई डिसीजन देना है, कोई राइट्स है और उसको ग्रांट और रिवोक करना है, उसके लिए हम लोग ग्रांट और रिवोक यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। ये वाला था। तो मेन हमको जो सवाल आएगा तुमको इवेंट की गेट मीटिंग में जो सवाल आता है वो इसी में से आता है, इसमें से नहीं आता। ये ऐसे हम लोग बात करते हैं कि बिना वैरायटी का कमांड होता है हमारा, ठीक है। यस सर। सर इस यूनिवर्सिटी पेपर में आता है क्वेश्चन? यूनिवर्सिटी पेपर में ये ऐसा आ सकता है कि एक रिलेशन है और उसमें कुछ दे देगा, EMPNO EMP नेम और ऐसे करके, और एक और रिलेशन है, दो रिलेशन दे दिया, और इसमें से ऐसा क्वेरी लिख के बताइए, इसमें ऐसा क्वेरी लिख के बताइए, ये सवाल आ सकता है, यस सर। ठीक है ना। तो यही था हम लोग का। इसके अलावा कुछ और पूछो, ये तो जो इम्पोर्टेंट है डीडीएल डीएमएल तो हो ही गया। रिवॉक वाला थोड़ा मुश्किल है, स्टैंड अलोन सिस्टम पे कैसे होगा वो तो दिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब ऑफलाइन में आओगे तो क्लाइंट सर्वर पे यस सर। सबको दिखाएंगे उसको। डेटाबेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, सबसे इम्पोर्टेंट तो है ईआर डायग्राम ही लगता है। ईआर डायग्राम हो गया, फिर उधर हो गया 3 व्यू आर्किटेक्चर, उसमें दो तरह का इंडिपेंडेंस, वर्चुअल और फिजिकल इंडिपेंडेंस, ये इम्पोर्टेंट है। ईआर डायग्राम तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद हो गया तुम्हारा जो सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर जो देखे थे हम लोग, सेंट्रलाइज, उसको हम लोग 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर में बदले थे, यस सर। वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तुमको कुछ क्यूरी पूछा जा सकता है
कीज के बारे में पूछ सकते हैं। कीज के बारे में तो पक्का पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सवाल में कीज के बारे में जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की, या व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सुपर की एंड कैंडिडेट की, ऐसा कुछ भी। यस सर। ठीक है, कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे सवाल हम लोग दिए थे कि रिलेशन दे देंगे, आर रिलेशन ABCD ये, और यहाँ एक या दो हमारा डिपेंडेंसी रहेगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके आधार पर तुम क्लोजर निकालो या कीज निकालो, एक्सेट्रा। ठीक, इतना ही सवाल होता है। और अच्छा रहेगा कि तुम थोड़ा सा खोज के निकालो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। सीनियर से जान पहचान है तुमको अपने सीनियर बैच से? नो सर। अच्छा, नो सर। नेट पे सर्च करो। जैसे हमको याद, क्लास के दौरान हमको याद आएगा तो हम लोगों से क्वेश्चन मांगेंगे कि तुम लोग अपना DBA में से क्वेश्चन पीछे सर कर दो, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद। वैसे डिपेंड क्या करना है, मान लो मिले नहीं मिले तो खुद से भी थोड़ा सर्च करना, यूनिवर्सिटी के साइट पर भी जाके और गूगल पर भी जाके क्वेश्चन पे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर फॉर DBMS और BSc IT, तो ऐसा मिलेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो आज और तुम लोग बताओ या हम बताएं? टाइम बहुत बचा हुआ है। नीतू, कोई टॉपिक? एनी टॉपिक नीतू? इसी टॉपिक पे तुम लोग बोलो या हम बोले, दोनों हो सकता है। अगर तुमको अब खुद नहीं बोलना है तो फिर तो फिर कोई ना कोई टॉपिक तुम्हारे दिमाग में आ ही जाएगा कि सर को बुलवाते हैं। अगर इतना दिन में कोई एक टॉपिक हो जिस पर तुम कॉन्फिडेंट हो, जो पढ़े हो, तो वेलकम है। साइमा, न तुम्हारा DP लगा हुआ है और न तुम्हारा वीडियो ऑन करके रखी है। वीडियो कोई ऑन करे, सब लोग अपना अपने में लगा दिया है वर्चुअल बैकग्राउंड और अपना चेहरा गायब कर दिया। हेलो सर। वीडियो ऑन करो सब लोग। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है राजेश। ये सर नेटवर्क इशू सर, इसलिए कोई इशू नहीं है, तुम ऑन करो ना। कोई नेटवर्क इशू नहीं होता है वीडियो ऑन करने से। पवन, नीतू, तो पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है नीतू? तो कोई टॉपिक बताओ ना जो पढ़ाई कर रही हो तुम। राजेश, यस सर। अबुल, पवन, वीडियो ऑन करो। साइमा, वीडियो ऑन करो। साइमा, यस सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है बोल रहे हैं, इतना देर से बोल रहे हैं? यस सर, वो अंधेरा है सर, यहाँ बारिश हो रही है ना इसीलिए। मतलब वीडियो तुम ऑन तो करो। ओके सर। क्या क्यों हाथ रखे? यस सर। बारिश हो रही है, रहो फिर ऑफ कर दी।
सब तरह का एक्सक्यूज सब तुम लोग लगाते हो, वीडियो नहीं ऑन करना पड़े, है ना? वीडियो सर ऑन करेंगे ये तो डायग्राम बता दीजिए सर, उसी को रिपीट कर दीजिए सर, रिवीजन करा दीजिए सर। ये डायग्राम, यह ये डायग्राम, डायग्राम। यस सर। यह डायग्राम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ। तुमको यह डायग्राम बताया, बोले यह डायग्राम बना के दिखाना, कोई हमको नहीं भेजा। यह डायग्राम में क्या बताना, बताओ। सर मतलब उसका तुमको रिवीजन करा तुमसे दीजिए हम सर फिर बुलवाना से। चाह रहे हैं तो यस सर। ना बोलना पड़े, इसलिए सर को कुछ टॉपिक देके इनको इंगेज कर दो। नो सर, 2-3 क्लास छूटा हुआ उसका, इसलिए सर थोड़ा दिक्कत होता है उसमें। नहीं तो जितना वीडियो है ना सब पब्लिक कर दी बाबू, जाके यस देखो, सर। एक बार देख ले। ओके सर। नहीं समझ में आए तो पूछो, अगर तुम क्लासे नहीं की हो तो फिर क्या समझ आना। पूरा का पूरा थ्रो क्लास हम अभी कैसे कराएं? हम लोग यह डायग्राम को 3 या 4 क्लास लेके गए हैं, वैसे 3-4 क्लास वाला जो कंटेंट है अभी कैसे तुमको एक आधा घंटा में दे देंगे? इसीलिए बेहतर है कि उस क्लास को तुम करो और बोलो कि सर उस टॉपिक पे ये जो बता रहे थे वो समझ में नहीं आया, तो हमको समझाने में अच्छा लगेगा। ठीक ओके है, यह सर। डायग्राम पढ़ाने का रिवीजन भी हुआ है। नीतू तुम कुछ Yes. बताओ यह डायग्राम के बारे में। सर ये डायग्राम एक नॉन टेक्निकल मेथड है जो कंसेप्चुअली हाँ, ये डायग्राम जिसका सर इसका राधे। वीडियो ऑफ हो रहा है ना, सबको हम रिमूव करते जा रहे हैं। 2 को रिमूव कर चुके हैं, बच गया अबुल। रिमूव पे बटन रख दिए थे। हाँ, यह डायग्राम के बारे में बताओ नीतू, अबुल। इसका सर फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशन डायग्राम। बहुत अच्छे। एंटिटी और रिलेशन डायग्राम, एंटिटी को किस डायग्राम से दिखाते हैं? एंटिटी को कौन सा, जो हर सिंबल कौन सा यूज करते हैं उसके लिए? नीतू तुम बताओ। रेक्टेंगल सर। पूछ रहे हो? नो सर। ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही होता है। यस सर। रेक्टेंगल, एलिप्सिस, डायमंड, ये 3 ही है हमारे पास, वो भी तुमको नहीं आता, बताओ। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है हमारा एंटिटी के लिए, एलिप्सिस है हमारा एट्रीब्यूट्स के लिए, और डायमंड शेप जो है वो है हमारा रिलेशन के लिए। और जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन नहीं, लाइन बोलो, वो हम उसको कनेक्ट करते हैं आइदर एंटिटी तो रिलेशन के बीच में या एंटिटी से एट्रीब्यूट्स के बीच में। अब रहा बात कि एट्रीब्यूट्स का टाइप अलग अलग है, अलग अलग टाइप है, तो उसमें से 2 एट्रीब्यूट है जिसको डायरेक्शन, जिसको हम लोग अलग अलग सिंबल से रखते हैं। एक तो है हमारा मल्टी वैल्यूड वो डिराइव्ड। मल्टी वैल्यूड वाला को 2 एलिप्सिस डबल से कर देते हैं और डिराइव्ड वाला को डैश डैश करके ब्रोकन लाइन से उसका एलिप्सिस बनाते हैं। ओके, इसके बाद था हमारा वीक रिलेशन। वीक रिलेशन को कैसे दिखाएंगे? वीक एंटिटी को कैसे दिखाएंगे? डबल रेक्टेंगल से। और वीक एंटिटी जब भी बनाएगा तो वीक रिलेशन बनाएगा, वो कैसे दिखाएंगे? डबल लाइन से, डबल लाइन दिखाते हैं। ठीक है, डबल लाइन से एक्चुअली वीक जो टोटल पार्टिसिपेशन भी दिखाते हैं। तो ये ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ट्यूसडे को, मंगलवार को तुम लोग का मार्क्यू रखेंगे और उस मार्क्यू में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डीबीएमएस दोनों से सवाल करेंगे, दोनों का मार्क्यू एक साथ लेंगे। ठीक है सर, आप बेसिक का बोले थे सर कि टोटल बेसिक का मतलब ट्यूसडे को लेंगे। बेसिक। यस सर सर। एक दोनों नहीं हो पाएगा। प्रीवियस क्लास में बोले थे सर कि बेसिक का मतलब होगा ट्यूसडे को। बेसिक बोले थे का डीवीएस। बेसिक मतलब? यस सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अब देखो यस सर। तुम कितने स्टूडेंट हो ही,
5 या 6, 5 या 6, या तो 6 दिख भी रहा है, ऐसे तो 3 ही 4 रहते हो, तो 3-4 कितना टाइम लगेगा हमको लेने में एक सब्जेक्ट का? एक ही साथ दोनों हो जाएगा यस सर, कंटेंट दो ज्यादा सवाल। रहता है इसलिए सर थोड़ा भूलने का ज्यादा चांस रहता है सर, दोनों एक दिन में सर थोड़ा भूलने का चांस ज्यादा जो रहता बात है। करते हो, तुम अब स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में हो, और यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होता है 3 घंटे का, वो भी 2 सीटिंग होता है एक दिन में। ठीक है, हम तो यहाँ 2 सवाल ही पूछने वाले हैं, वहां तो बहुत बहुत सवाल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब एक्सक्यूज मत डालो यार, तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो, यस सर। फर्स्ट यस ईयर सर। कंप्लीट होने जा रहा है तुम्हारा, 1 साल ग्रेजुएशन का 1 साल तुम्हारा हो गया। अब मार्किंग के लिए बोलोगे कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लीजिए, बताओ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आइएगा एंटिटी रिलेशनशिप, और एंटिटी रिलेशनशिप से पूछेंगे, और फिर हम पूछेंगे 3 व्यू आर्किटेक्चर से, और पूछेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है वही पूछेंगे, डेटा व्हाट इज डेटाबेस से नहीं पूछेंगे। ऐसा चीज तैयार करिए जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे, और डेटा इंडिपेंडेंस हो गया दोनों तरह का, 3 व्यू हो गया, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है 1 टीयर से लेके n टीयर तक, सब वो सब पूछना है, बताना है, और क्यूरीज में से बताना है, क्यूरी क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, और इंसर्ट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा आप तैयार कीजिए, आपके पास 2 दिन है भी, आज भी है, आज का आधा दिन बचा हुआ है। ठीक है, तुम लोग का तो और सर बेसिक में सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमसे पूछेंगे इधर वाला, मतलब एम्पलीफायर और एम्पलीफायर अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा, तुम लोग एम्पलीफायर स्टार्टिंग करें ना, बेसिक यस इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर। तब उसके पहले वाला कौन सा टॉपिक था? एम्पलीफायर के पहले था वो रेक्टिफायर था, है ना? रेक्टिफायर का बीजेटी, एफईटी। बीजेटी था, एफईटी था, उसके पहले रेक्टिफायर था, तो बस यही 3 से। ओके सर। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को, और तैयार करके आना, यस सर। मतलब ऐसा मार्की हो कि हम खुश हो जाए तुम लोग को, पूरा क्लास पूरा तुम्हारा साल जो है, तुम बहुत हमको अनसेटिस्फाइड रखे हो, और बहुत नाखुश रखे हो अपने पढ़ाई वाला जो है उससे, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए हम तो तैयार है, लेकिन तुम भी तैयार नहीं है। जिम में कोच तैयार है, लेकिन जो जिम में एक्सरसाइज करता रहा है उसको लथार्जिक है, इसे से किए हुए, तो जो ट्रेनर है वो क्या करेगा? हम तो ट्रेनर है ना तुम्हारे जी,